आज भी मैं अपनी बेटी को आवाजें दे रही थी। सुबह के 9 से 10 बज चुके थे, पर अभी तक मेरी चंदा नहीं जागी थी। मैं आजकल इसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। इसने मदरसे जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन भूत का साया हो गया है। इससे पहले वो हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिनों से वो अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं जब भी इसका दरवाजा बजाती तो वह दरवाजा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं उसका दरवाजा बजा बजा कर थक गई थी। आपके बाद जो मैंने आवाज दी तो उसने मरमरी से आवाज निकाली। दरवाजा खोला तो चेहरे पर अजीब सी नहुसत थी और बहुत परेशान से लग रही थी। मेरी नजर जब बेटी के पांव पर पड़ी तो मैं चौंक गई थी। वो बड़े अजीब से तरीके से खड़ी थी, जैसे वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो। आज काफी अरसे के बाद मेरी ननद शबाना भी हमारे घर आई थी। इनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक इनका मैका से राबिता नहीं टूटा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी इनके सामने ना आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी ननद जरूर कोई ना कोई बात करेगी। इसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। कभी मेरी ननद ने पीछे से आवाज दी, अरे आमना, तुम्हारी बेटी नहीं आ रही, सामने क्या बात है? मैं कितना अरसा हो गया अपनी भतीजी से नहीं मिली। वो खुद से ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने इसे बाहर आने का कहा तो वो लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरी ननद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे आमना बाजी, इसे इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ कि आपकी बेटी लंगड़ा कर चल रही है? खुदा न खास्ता कहीं माजूर तो नहीं हो गई? मेरी ननद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वो हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। मैंने कहा, शबाना बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी ननद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को शातिराना निगाहों से देखा, जैसे वो इसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। मैंने बेटी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर ना आई तो मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नजर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। पर इस वक्त आमना बाजी मुझे बुला रही थी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े गुस्ल खाने में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई तो इसने बहुत ही आमदा लिबास पहना हुआ था। मैं ये लिबास देखकर बहुत परेशान हुई। जाहिर है पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को दिलवाए ही नहीं थे। ये नए कपड़े हैं ना? मैंने इससे पहले कभी देखा और ना ही मेरी बेटी ने कभी इनकी फरमाइश की। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे ये कपड़े दिए हैं। लेकिन मेरी ननद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मेरी बेटी के सदके उतारने लगी और बोली, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, अल्लाह नजर न लगाए। ये कहकर वो सियानी से हंसी। मुझे इनका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लाए हैं? मैंने तो तुम्हें लेकर नहीं दिए। बोली कि अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं मदरसे जाती हूँ। मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको फैजा के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरी सालगिरह पर इसने मुझे ये कपड़े तोहफे में दिए हैं। अच्छा, तुम मुझे बता तो देती। मैं अगर आमना बाजी के सामने तुमसे पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे टोकते हुए कहा, अम्मी, आमना फुप्पो इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आपने बना रखी है। हमारी सभी मुश्किल हालात को समझती है। वो मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। इस दिन मेरी बेटी ने मदरसे जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रही। कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी कि थक जाती, इसलिए मुझे इस पर शक होने लगा कि वो क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो इसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक वो सोती रही। लेकिन मेरी बेटी जब मदरसे जाया करती थी तो सुबह के 5 बजे ही जाग जाती थी। पर अब तो इसने अपने हालात ही बदल लिए थे। वो रात को देर तक जागती रहती और सुबह भी देर से जागती थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठी तो इसी तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई, सर झाड़ मुंह फाड़। सामने रशीदा दाई भी बैठी हुई थी। रशीदा दाई मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। किसी जमाने में हम दोनों साथ काम करते थे, फिर मैंने काम छोड़ दिया। वो इस काम में आगे बढ़ गई।
आज मुझसे ना जाने कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूछने आई। इसकी नजर जब मेरी बेटी पर पड़ी तो इसने भी मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगी कि बेटी मुझे पानी लाकर दो। मैं समझ गई कि वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। मैंने अपने बच्चे को इशारा किया, वो कमरे में गई। रशीदा दाई मुझसे राजदाराना अंदाज में बोली, आमना तुम बेटी की माँ होकर इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आती क्या? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। जवान बच्ची है, इसकी एक एक हरकत और कदम पर तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता कल को अगर कोई हादसा हो जाए तो तुम किसे इल्जाम दोगी? किसके हाथों पर लहू तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो, ये क्या करती है, कहाँ जाती है, इसकी ये हालत अभी से क्यों है? ये तो शादीशुदा लड़कियों वाली हरकतें करने लग गई है। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, और फिर तुम इसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, अजीब सी बेबाकी नजर आती है मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में। मुझे बहुत अजीब लगा था। रशीदा दाई तो नजरें पड़ने वाली औरत थी। लड़की की चाल दाग देखकर बता देती कि इसका किसी के साथ ताल्लुक है या नहीं। इसने मेरी बेटी के बारे में थके छुपे अल्फाज में जो बात कही थी, इसने तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी पर दिन रात नजर रखूंगी। जहाँ भी ये जाएगी मैं इसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो क्या करती है। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो इसी तरह थी, हालत बहुत खराब थी। कहने लगी, अम्मा मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल से मालिश कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गरम तेल लेकर बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोचकर इसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। बोली कि अम्मा रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है, तुम मेरी मालिश ना करो, वहां से चली जाओ। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई थी कि वो मुझे अपना वजूद नहीं दिखाना चाहती। यकीनन इसे मुझसे कोई खतरा था कि मैं कुछ पहचान जाऊंगी या जान जाऊंगी, इसलिए वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। पर मेरी बेटी तो गैर शादीशुदा थी, ना ही इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो शादीशुदा औरतों वाली हरकत कर रही थी? मुझे रशीदा दाई की बात याद आ गई कि तुम अपनी बेटी पर नजर रखो। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी, इसलिए तुम कमरे के दरवाजे को खुला रखना। मेरी बात सुनकर इसने मुंह बना लिया और बोली कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपने काम मुकम्मल करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा इसने अंदर से दरवाजे को बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी, मुझे गुस्सा भी आया। मैं दरवाजा बजाने लगी पर वो सो गई थी। इसने दरवाजा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग हो रहा था। कोई जवान बेटी बिलावजह अपने कमरे का दरवाजा बंद करे तो माँ बाप इसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकती है। खैर मैं अपने कामों में तो मसरूफ हो गई थी, पर सुबह मेरी बेटी की फिर वही हालत थी। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे मदरसे में साथ चलूंगी। मेरी बेटी ने कुछ अरसे से मदरसे जाने के लिए भी 1-2 बजे का वक्त मुंतखब कर रखा था। पहले की तरह वो सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। इसकी ये बात भी मुझे पसंद नहीं आई थी और ना ही इसकी वजह से मैं आई थी। मैंने सोच लिया कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले मदरसे तक इसका पीछा करूं। क्या पता वो मदरसे में पढ़ने जाती भी है या फिर मुझसे झूठ बोलती है। इसी दिन मैंने फैसला कर लिया अपनी बेटी का पीछा करने का। 1-2 बजे जब वो घर से बुर्खा पहन कर निकली, मैंने भी एक काली चादर खुद के गिर्द लपेट ली और इसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे ख्याल में कहीं और जा रही थी। मदरसे का रास्ता तो कुछ और ही था। फिर बेटी ने छोटे से रिक्शे को रोका, इसको पैसे दिए और रिक्शे में बैठकर मदरसे के लिए चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो रिक्शे वाले को भी पैसे दे रही है, जबकि मैंने तो कभी इसे कोई रकम नहीं दी थी कि वो अपने ऊपर खर्च करे। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था, रिक्शे वाले को भी पैसे दिए थे। मजबूरन इसके साथ ही मुझे भी एक रिक्शा रोकना पड़ा। मैं इस पर बैठी, वो हमारे जानने वाले थे। मैं पैसे लेकर घर से नहीं निकली थी। इसने मुझे मुफ्त में ही बेटी के मदरसे तक पहुंचा दिया। खुदा का ये तो शुक्र था कि मेरी बेटी मदरसे में ही गई थी, इसके अलावा वो और कहीं नहीं गई थी। मदरसे के आगे इसने रिक्शा रोका और वो अंदर चली गई। मैं भी इसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वो अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत हुई थी। मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, हो सकता है कि अपनी बेटी की उस्ताद मोहतरमा से कोई बात करो तो वो मुझे कोई ना कोई इशारा दे दे। मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे के पास ही मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहां पर एक ही उस्तानी बैठी हुई थी जिसका नाम दानिया था। मैं इसे काफी अरसे से जानती थी। मैंने इससे पूछा, क्या आप अभी भी बसमा को पढ़ाती हैं? कहने लगी कि नहीं, बसमा पहले सुबह वाले शिफ्ट में पढ़ती थी तो मैं इसको
पढ़ाती थी, पर अब वो शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती हैं, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही तो मदरसे में आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की इस गैर मुनासिब हरकत में यासिर गर्मी में मुलविस तो नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं ये बात किसी और से नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी बेटी की ही इज्जत का मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूँ। मुझे बहुत फिक्र लाहक है। चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह के मालूमात रखूँ। आप बताएं, आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती है? मेरी बात पर वो फिक्रमंद हो गई। कहने लगी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ। माशाल्लाह आपकी बेटी मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ अरसे से इसमें अजीब सी तब्दीली आने लगी है। इसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वो रात को घर से सोकर नहीं आती, लंगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बीमार हूँ, छुट्टी दे दे। लेकिन इससे पहले आपकी बेटी बहुत ही बाकायदगी से मदरसे आती थी, पढ़ती थी और घर भी जाती थी। जहाँ तक बात है मदरसे की, हमारा माहौल बहुत सख्त है। हम बच्चियों को बाहर जाने की इजाजत भी नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर इत्तला के मदरसे आना छोड़ दे, उसके माँ बाप को उसी दिन इत्तला दे देते हैं कि आज आपकी बच्ची मदरसे में नहीं आ रही है। कह रही हूँ कि मदरसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करती आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े। लेकिन आपको इसे घर में देखना चाहिए कि वो घर में क्या करती है, कैसे रहती है। और हाँ, रात को आप इसके घर में इसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को सोती नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के साथ इसके कमरे में होती हैं? मैंने नफी में सर हिला दिया। नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चीजें रखनी होती हैं। मुझे जिसके लिए अलग कमरे में सोना चाहती हूँ, तो हमने उसे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर बसमा मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अम्मा जी, इस उम्र में बच्चियों को अलग कमरे में नहीं देती, उनके साथ साथ रहा जाता है। उनकी एक एक हरकत पर नजर रखी जाती है, ताकि कहीं वो अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में न मिला दे। मैं इसकी बात सुनकर काम कर रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी, पर यहाँ से जो मुझे बसमा उस्तानी ने बताया था वो भी काबिल तशवीश था। मुझे वो तकिए वाला मंजर याद आने लगा जिससे मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला था। वहाँ पर 5-5 हजार के नोट पड़े हुए थे, पर इस वक्त भी मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हालांकि मैं घर में इसे 100 रुपये भी नहीं देती थी, पर अब वो खुद ब खुद अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आई तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी ने कहाँ से ये पैसे लाए, वो किन कामों में मुलविस है। लेकिन मैं इससे बराह रास्त ये बात नहीं कर सकती थी। खैर से रात का वक्त गुजरा। सुबह आई तो मेरी बेटी की फिर वही हालत देखकर मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी इसके साथ इसके कमरे में ही सोऊंगी। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के मदरसे के आने के बाद सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। मैं इसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई ना कोई और भी इशारा मिल सके। मैं जैसे ही इसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है अम्मा, आपको कुछ जरूरत है? मैंने कहा, जरूरत तो नहीं, पर तुम्हारे कमरे से काफी दिन हो गए मैंने सफाई नहीं की, मैं सफाई करना चाहती हूँ। बसमा उठकर खड़ी हो गई, बोली, अम्मा, क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आप सफाई करेंगी मेरे कमरे की? आप बैठे, मैं सफाई करती हूँ, आपके सामने ही करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। यह कहकर बसमा ने मेरे हाथ से झाड़ू वगैरह लिया, मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नजरें बसमा के कमरे पर ही थी। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे नत नए कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने उठकर बसमा की अलमारी खोली। बसमा फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, अम्मी, क्या चाहिए? मैंने उसे झटक दिया और कहा, ये तुमने क्या अम्मी अम्मी लगा रखा है? मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या क्या है? मैंने अलमारी खोली तो इसमें नत नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे दानिया उस्तानी की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि आपकी बेटी की तो कोई सहेली ही नहीं है। कपड़े देना तो दूर की बात, वो किसी से बात तक नहीं करती। आजकल वो बहुत खामोश तबीयत रहती है। सालगिरह वाली बात भी छोटी थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि इसे कपड़े इसकी किसी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। मैंने क्या उठाया तो उसमें मेकअप की चीजें थी। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, यह सब कहाँ से आया?
तो बोली, अम्मा आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे ले लेती हूँ, तो इस तरह की चीजें लाती हूँ। और ये सब कपड़े तो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं, ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है अम्मा, बस मुझे शौक है। आप तो जानती हैं मैं बस मदरसे से जाती हूँ, शाम को घर आती हूँ, मैं और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। बाहर लड़कियों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाती। अम्मा आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए, आप तो ऐसे शक भरी नजरों से मुझे देखती हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी डाकेबाज हूँ। मैंने कौन सी चोरी कर ली है, आपका कुछ नहीं चुराया मैंने। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी, तुम्हारा कमरा बहुत आरामदायक है। मेरी बेटी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई, बोली कि अम्मा मुझे तो अकेले सोने की आदत है, मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ, आप यहाँ सोकर क्या करोगी। मैंने कहा नहीं, मुझे यही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसी कमरे में रहूंगी। मेरी बेटी ने कहा कि ठीक है, आप सो जाएं, आप शायद थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मेरी बेटी गई, किचन में वापस आई तो इसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने कहा ये क्या है, बोले कि आप जरूर पियेंगी, आप थक चुकी हैं। बेटी के इसरार करने पर मैंने दूध का गिलास पी लिया, पर इसके बाद मुझे सख्त नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो पता ही नहीं चला कि 6-7 घंटे गुजर गए थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि मैं तो बेटी के कमरे में इसलिए सोई थी कि रात को इसका पहरा दे सकूं, पर इसने मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। अब जबकि मेरी आंख खुली तो वो सामने ही बैठी थी। उसने सफेद रंग के चमकीले कपड़े पहन रखे थे। मैं उसका यह हुलिया देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा, बेटी तुम सुबह सुबह इतनी तैयार कैसे हुई हो। कहने लगी कि अम्मा सुबह सुबह ही तो तैयार हुआ जाता है, आज वैसे भी जुम्मा का मुबारक दिन है। मैंने सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ, अल्लाह भी खुश होगा। हम जैसों से अल्लाह खुश नहीं होता, हमें तो कम कम मौके ही मिलते हैं इसको खुदा राजी करने को। मैंने कहा, क्यों, हम जैसों से क्या मुराद है। बेटी तुम मदरसे जाती हो, पढ़ती हो, कुरान की तालीम भी हासिल कर रही हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है तुमने। मेरी बेटी खामोश हो गई, इसकी आंखों में गहरी उदासी थी। फिर इसने ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी। अम्मा मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो, मेरी शादी कर दो, मैं अपना जहेज भी बना लूंगी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना ये के खर्चा निकाल लूंगी, पर आप मुझे भी अपनी बाकी बेटियों की तरह बोझ मत समझो। हमारे घर का माहौल पहले ही खराब है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मजीद कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मुझे इस पर शक गहरा हो गया था। मेरी बेटी इतने सी उम्र में शादी की बात कर रही थी, इसके लहजे में कोई झिझक या हया नहीं थी। वो बड़े ही बेबाक अंदाज में ये बात कह रही थी। अगला पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही थी। इसी दिन मेरी ननद शबाना बाजी फिर से आ गई। इसके हाथ में काफी सारे कपड़ों के जोड़े थे। मैंने कहा, ये क्या है, आप यहाँ कैसे आई है। कहने लगी, मैं फरखान के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, फरखान तुम्हारा बेटा तो किस कदर गंदी शोहरत का मालिक है, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी फरखान से कर दूं। अपनी ननद के बारे में बताती चलो, उन्होंने जब शादी की तो ये कैसे घर में भी आकर गई, जिनका नाच गाने का काम था। ये लोग हमेशा से नाच गाने से वाबस्ता थे। मेरी ननद ने कहा था कि अब मेरी खातिर मेरा शौहर ये काम छोड़ देगा। शादी के कुछ ऐसे बाद पता चला कि शबाना के शौहर ने फिर से ये काम शुरू कर दिया है और अब शबाना को भी अपने साथ काम में मिला लिया है। ये सुनकर हमें बहुत तकलीफ हुई थी। हम तो शबाना से राबिते में नहीं रहना चाहते थे, पर फिर भी शबाना ने कुछ ना कुछ करके हमसे राबिता बेहाल कर लिया, हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया, और अब वो अपने बेटे फरखान का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आई थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। इससे पहले शबाना की हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमारे घर का रिश्ता मांगे, लेकिन आज वो किस जुर्रत से मेरे घर की दहलीज पर खड़ी मुझसे ललकार कर मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही थी। मैंने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। कहने लगी कि इसलिए कि तुम्हारी बेटी भी हम जैसी है, वो हमारे साथ काम करती है और मैं इसे हर रात लेकर जाती हूँ, घंटों नाचती है। वो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बख्श दूंगी। मैंने तुमसे अपना पूरा बदला ले लिया है। याद है मेरी शादी के शुरू के दिनों में तुम मुझे नाच गाने वाली और ना जाने कैसे कैसे अलखाबाज से नवाजती थी। अब पता चला कि जब अपने से मोहब्बत करने वाले लोग किसी ऐसे काम से वाबस्ता होते हैं जो कि माशरे में काबिल कबूल नहीं होता तो कितना दुख होता है।
इंसान को मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरी शादी की मुखालिफत की थी। अब चुपचाप करके अपनी बेटी का रिश्ता फुरखान को दे दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी सर उठाकर जी नहीं सकोगी। मेरा फुरखान अभी तुम्हारी बेटी को कबूल करेगा, बाद में नहीं। ये सुनकर पछता, नदामत, बेबसी, ना जाने क्या क्या महसूस हुआ था मुझे, पर अब मेरे पास शबाना की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब अपनी ही बेटियां दागदार निकले तो इंसान दूसरों का गिरेबान नहीं पकड़ सकता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।